दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी। नमस्कार नमस्कार आलोक जी। आशु आशुतोष जी, दो घटनाओं पे आपसे बात करनी है। पहले एक थोड़ी संक्षेप से चर्चा करना चाहूंगा आपके साथ कि अ, रामपुर के कोर्ट से एक फैसला आया है और उस फैसले में आजम खान साहब को हेट स्पीच का जो मामला रामपुर के एसडीएम ने और चुनाव अधिकारी ने दर्ज कराया था, उसमें कोर्ट ने 6 साल बाद बरी घोषित कर दिया। तो लगातार कोर्ट से आजम खान साहब को राहत मिल रही है। पिछले हफ्ते ही जो है लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान साहब को एक मुकदमा दर्ज कराया गया था लखनऊ में ही कि इन्होंने आरएसएस के खिलाफ उसको बदनाम करने के लिए साजिश की थी, चिट्ठी लिखी थी। उस मामले में भी बरी हुए। तो पिछले 10-15 दिन में कई ऐसे फैसले आए हैं जिसमें आजम खान साहब लगातार बरी हो रहे हैं। और एक बड़ी बात आजम खान साहब ने न्यायपालिका को लेकर बोला है कि बहुत कम ही ऐसा होता है कि बेगुनाह को ही बेगुनाह कोर्ट बता देता है। बताइए आलोक जी, क्या पूछना चाहते हैं इसमें? नहीं नहीं, अब आजम खान साहब का स्टेटमेंट आपको मैंने बताया। उन्होंने बोला कि बहुत कम ही ऐसा होता है जब बेगुनाह को ही बेगुनाह कोर्ट साबित बता देता है। देखिए आलोक जी, एक चीज मैं मीडिया के माध्यम से लगातार सुन भी रहा हूँ और गाहे बगाहे मीडिया हम लोग पे एक कटाक्ष की तरीके से ये बात बोलती है कि आजम खान साहब बरी हो गए। तो उसके पीछे उनके कई मकसद होते हैं। मैं आपकी बात नहीं बोल रहा हूँ, मीडिया के कई बंधु इस बारे में पूछ चुके हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि आजम खान साहब को जमानतें जमानतें मिलती जा रही हैं और बेल मिलती जा रही है। क्या कुछ पर्दे के पीछे पक रहा है? नहीं नहीं सर, ये बेल नहीं है। दो बड़े नहीं, मामलों में उनको बरी किया। ये मतलब तो नहीं, इसके प्रशासन प्रशासन सबूत नहीं दे पाया ना सर, हेट आलोक जी स्पीच का। पूरी बात सुनिए ना। मतलब बेल भी मिली है किसी कुछ मामलों में, कुछ में बरी भी हुए हैं। बस सारी बातें उस पे आ रही है। देखिए, दो चीजें बात समझिए। आजम खान साहब ने कई मर्तबा इस बात को बोला है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के परिवार से पिछले 4 दशक का उनका रिश्ता है और ये उन लोगों के लिए है जो किसी एक टीवी चैनल पे 4 दिन नहीं रुक पाते हैं। वो कमेंट हमको बताते हैं कि आजम खान साहब हो सकता है कहीं चले जाए। ये वो लोग कमेंट करते हैं, तो सुन के हंसी भी आती है। आजम खान साहब की आदत है कि वो इशारों में बात करते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि आज के समय में लोग उन इशारों को पढ़ना नहीं जानते हैं या फिर उनके जबरदस्ती के मतलब निकाल के अपना राजनीतिक स्वार्थ या अपना जो भी स्वार्थ निकाल रहे हैं। आजम खान साहब के किसी भी केस में मैं बोल रहा हूँ, जो 150 से ऊपर केस लगाए हैं, कभी भी दम नहीं था, कभी भी दम नहीं था। ये बात अलग है कि न्यायपालिका ने चीजों को बहुत देर से किया है, हम उनके ऊपर सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि जब मेरिट के आधार पर केस लड़े जाएंगे तब सरकार क्या, जो केस लगाने वाले हैं वो भी शर्मिंदा हो जाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक केस था जिसपे हम लोग उसको सुन भी रहे थे, पढ़ भी रहे थे। जिस जमीन पे जौहर यूनिवर्सिटी बनी थी, उस हम्म। जमीन पे जौहर यूनिवर्सिटी बनने के 3 साल बाद एक आदमी आके कहता है कि मेरी जमीन धमका के ले ली गई। तो उन्होंने किसको ले ली गई? कहन पुलिस ने ले ली गई। कि पुलिस कौन था? कहन फलाना था। कहन वो किससे कहने पे आया? कहते आजम खान साहब को। कहते मिले हो आज तक? कहते नहीं। तो आप सोचिए, 3-3 साल बाद केस लगा गई, हो गया, जमीन ले ली गई, भैंस चोरी कर ली गई, बकरी चोरी कर ली गई, किताबें उठा ली गई। तो ये सब तरीके होते हैं भारतीय जनता पार्टी के केस में फंसाने के लिए, जिसमें जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी की विचारधारा को, जो पिछड़े तबके को, दलित अल्पसंख्यकों को एक मेन धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लगातार वो चाहते थे कि ये लोग पढ़ के समाज आगे बढ़े, लेकिन भाजपा जानती है कि अगर समाज पढ़ गया, अगर समाज आगे बढ़ गया, तो उनकी ढपली कौन बजाएगा? अगर समाज पढ़ गया तो उनसे सवाल करने लगेगा।
लेकिन हमको भी पता था कि भगवान के घर जो है देर है अंधेर नहीं है, और कमोवेश धीरे धीरे करते करते एक एक चीजों को छूटते चले आ रहे हैं। और 2027 में आप मान के रखिएगा, समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी बन के किस तरह के समाजवादी पार्टी के राज्याभिषेक करेंगे वो आप सब देखेंगे। हेलो सर। लेकिन सर ये होता है कि जिन अधिकारियों ने हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज कराया, मैं थोड़ा देखता हूं कि कई बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी भी चुनाव सभा में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ये जो परंपरा हो गई है कि कई मामलों में चुनाव आयोग ने तो मुख्यमंत्री जी को एक बार 2 दिन तक चुनाव प्रचार करने सकते रोक दिया गया था। लेकिन ये जो दोहरा पैरामीटर है चुनाव आयोग का कि विपक्ष का कुछ नेता बोले तो उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज हो जाए, और सत्ता पक्ष से जुड़ा कोई आदमी बोले तो उसके खिलाफ मुकदमा ना दर्ज हो। नहीं देखिए आलोक जी, देखिए इतिहास तो सबको लिखा ही जाएगा ना। हम और आप इतिहास के सारथी हैं, और जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपका भी नाम लिखा जाएगा, हमारा भी लिखा जाएगा, और जरूर लिखा जाएगा, उस चुनाव आयोग का भी लिखा जाएगा, इन सरकारों का भी लिखा जाएगा। आज नहीं 20 साल बाद, 20 साल बाद नहीं 50 साल बाद हमारी अगली पुश्तें भी देखेंगी क्या हो रहा था कि एक भारत गणराज्य का प्रधानमंत्री करोड़ों लोगों के सामने बोल रहा है, कट्टा कट्टा लगा के कनपटी पे मुख्यमंत्री पद की घोषणा करवाई। आप सोच सकते हैं ये भारत के किसी प्रधानमंत्री की, माफ कीजिएगा मुझे लगता है मेरा नेटवर्क चला गया था। आप सोच सकते हैं भारत गणराज्य का प्रधानमंत्री ये बोलेगा कनपटी पे कट्टा लगा के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो गए। ये नेहरू का देश है, ये गांधी का देश है, सरदार पटेल का देश। आप वहां पे ऐसी शब्द बोलते हैं कट्टा लगा के। मेरा तो वैसे ही उस दिन सर शर्म से झुक गया था कि जब मुझे लगा कि मेरा प्रधानमंत्री बोल रहा है। और मैं नहीं देखिए, आपने तो उस समय मैं विदेश में था, मैं आपसे बात भी कर रहा था, तो वहां पे लोग बैठ के हंस रहे थे और कह रहे थे अरे बड़ा स्टाइल है यार, स्टाइल से बोलता है। आप इसको स्टाइल बोलते हैं? हमारे मुख्यमंत्री दूसरी जगह जाते हैं अप्पू पप्पू बोलते हैं। राजनीति का मजाक बना रखा है इन लोगों ने। तो ये देखिए, हम लोगों को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। समय बहुत बलवान होता है और समय आने पे सबका हिसाब होगा, और हम भी जानते हैं कि इस तरीके के लोगों की कोई जरूरत नहीं है। चाहे चुनाव आयोग उनकी तरफ बैठ जाए, उनके ऑफिस से बैठ जाए, चाहे कुछ बोल जाए, लेकिन आपने देखा है ना कि जब जनता अपने पे आती है तो इंदिरा गांधी की सरकार भी उड़ जाती है, और बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार 89% कितने 95% वोट लेके आई थी, उसके बाद भी आज पता नहीं चल पाया कहाँ चले गई। तो जनता की ताकत अच्छा को इग्नोर करना ठीक नहीं है। आशुतोष जी, एक आपने कट्टा वाली बात की। जी, कल जो दिल्ली में हुआ जी, और उसके पहले तमाम जगह छापे पड़े और लगभग 3,000 किलोग्राम आरडीएक्स पकड़ा गया है। जी, ये 56 इंच की सरकार दावा करती थी कि कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम नहीं उठा सकती पाती है। जी। सवाल यह हुआ कि पहलगाम में हमला होता है 22 अप्रैल को, दिल्ली में फिर हमला हो जाता है 10 नवंबर को, और जिनको जिनके जिन जो ये दावा कर रहे थे कि हमारी 56 इंच की सरकार है, ये देश में कैसे इतना आरडीएक्स पूरे फरीदाबाद में मिल रहा है, कोई सहारनपुर में पकड़ा जा रहा है, कोई लखनऊ में पकड़ा जा रहा है, इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा था और 56 इंच की सरकार जो है सो रही थी। नहीं आलोक जी, देखिए अगर इसकी वास्तविकता में जाइए, मैं इसमें बहुत बड़ा दोष, माफ कीजिएगा, आपकी मीडिया फैकल्टी को देता हूँ। नहीं, पूरा दोष 2014 दीजिए सर, से पूरा दोष दीजिए मीडिया को सर, क्योंकि 2014 से मीडिया ने देखिए अपने, एक मिनट मेरी बात पूरी है, क्योंकि मीडिया ने अपने आप को मजाक का पात्र बना दिया है सर। 2014 से, क्योंकि हम लोग प्रवक्ता हैं तो हम लोग सारे चीजों को नोटिस करते हैं, और जब हम लोग भारत पे आतंकवादी गतिविधियों की संख्या गिनते हैं, जब उनके बारे में गिनते हैं, तो छोटे मोटे मिला के पिछले 11 साल में कोई ऐसा दिन नहीं है कि हमारी सीमावर्ती इलाके सेफ रहे हो। चाहे वो जम्मू और कश्मीर रहे हो, चाहे वो आसाम का रहा हो, चाहे वो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा रहा हो, चाहे वो लद्दाख का रहा हो, चाहे वो लेह का रहा हो, कहीं की कोई बात नहीं छुपी है। लेकिन मीडिया तूल नहीं देती है, मीडिया छिपाती रहती है कि वो चीजें मेन स्ट्रीम में ना चली जाए।
लेकिन जब न्याय इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा विस्फोट हो जाता है, पहलगाम हो जाता है, तब वो छुपा नहीं सकती है। तो हम आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क सर, साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा, लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गई है साउंड की। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? तो ये बातचीत हो रही थी, बातचीत में कुछ व्यवधान आ गया, लेकिन सवाल यह है कि आजम खान साहब को आज जो बड़ी राहत मिली है ना, ये कोर्ट से योगी सरकार के लिए बुरी खबर है। बुरी खबर है कोर्ट से, मैं बता रहा हूं आपको। योगी सरकार के लिए बुरी खबर है आज कोर्ट से, और आजम खान साहब को हेट स्पीच के मामले में बरी साबित कर दिया गया। आशुतोष जी, बीच में आपका कनेक्शन कट गया था, अब आपको आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है। और आलोक जी, मैं उस बात को पूरा कर रहा हूँ। 2014 से लेके 2025 तक अगर आप एक एक घटनाओं को आप देखिए, कोई ऐसा महीना नहीं गया है पिछले 10 सालों में जिसमें हमारे सीमावर्ती इलाकों में आतंकवादी गतिविधियां कम। आज भी हमको नहीं पता है कि पहलगाम में ये 250 किलो आरडीएक्स कहाँ था। आज भी हम नहीं बता सकते हैं कि 3,500 किलो जो ये विस्फोटक पकड़ा जा रहा है। अभी तो लखनऊ के अंदर पकड़ा गया, एक डॉक्टर के वहां कोई बता रहा है कि 47 पकड़ा गया, उसका मॉड्यूल जैश मोहम्मद का था। कोई दिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये झूठी जो शोर शराबा था, ये मीडिया का बढ़ाया हुआ एक 56 इंच का सीना था, ये एक्सपोज होता चला जा रहा है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की वो सारी बातें झूठ के निकल आती है। मैं एग्जाम्पल करूं, पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें बताया गया कि ढाका से प्रधानमंत्री जी तुरंत हेलीकॉप्टर से चले आए, यही तो बोला था। और ये होती है देशभक्ति। कल एक मीडिया वही लिख रही है, प्रधानमंत्री भूटान पहुंचे, आतंकवादियों को का। आलोक जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही। नहीं, यही मैं सवाल पूछ। वही मीडिया लिख रही है कि अब देश का काम रुकेगा नहीं, प्रधानमंत्री पहुंचे भूटान। आप सोचिए, इस हद तक गिर गई है मीडिया कि चाहे जिसको भी हो, उसको काम एक ही मिला है कि आपको रंगाई पुताई करके रखनी है। और मैं आपको आगाह कर रहा हूं, इस देश के अगर अगर हमारी स्थितियां खराब होती हैं या कभी हम फंसते हैं, तो मीडिया का सबसे बड़ा काम है। और मुझे वो बात याद आती है कि जब इमरजेंसी के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने मीडिया बंधुओं से कहा था, आपको झुकने के लिए कहा गया था, आप तो लेट से गए थे। और आज कमोवेश स्थिति उससे भी बदतर है। खैर, भारतीय जनता पार्टी अब वो सोचे कि उसको क्या करना है। समाजवादी पार्टी के नेता तैयार हैं। आज ही अखिलेश जी ने विजन इंडिया के नाम से एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। हम लोग बेंगलोर से उसको स्टार्ट करेंगे। प्लान डेवलपमेंट एक्शन के नाम से पीडीए का एक नया स्वरूप भी देके साथ जा रहे हैं। आजम खान साहब को आराम मिल रहा है, उनको जो न्यायिक प्रक्रिया है उससे आराम मिल रहा है, और वो पूरी तरीके से मजबूती से भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने के लिए समाजवादी तैयार है। और हम भी जानते हैं कि आज इलेक्शन खत्म हो गया है बिहार का, अब जो कुछ होगा वो उत्तर प्रदेश के लिए होगा। अगले 1.5 साल आप देखते रहेंगे। लेकिन एक चीज मेरा सवाल है आशुतोष जी, चूंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मुझे लग रहा है कि अब अखिलेश यादव बनाम नरेंद्र मोदी होने जा रहा है, क्योंकि बिहार में 25 विधानसभाओं पे 25 सभाएं की अखिलेश यादव ने। उसके बाद वो उड़ीसा पहुंच जाते हैं उपचुनाव में, क्योंकि वहां पे बीजेडी कमजोर हुई थी विपक्ष को, और वहां आपका उम्मीदवार चुनाव लड़ता है। और आज जो किया है, घोषणा की अखिलेश यादव ने, देखिए अखिलेश यादव ने युवाओं को जोड़ने के लिए जो ये करने जा रहे हैं विजन इंडिया, मैं बता रहा हूं कि इस प्लान को सुनकर मोदी और शाह के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अब उनका पाला एक ऐसे पॉलिटिशियन से होने जा रहा है जो 24 घंटे राजनीति कर रहा है। वो राहुल गांधी की तरह जो है, माफ कीजिएगा, बहुत से मेरे पत्रकार साथी नाराज हो जाते हैं, विपक्ष के नेता नाराज हो जाते हैं, लेकिन
मुझे लग रहा है कि सीरियस टक्कर तो राहुल अखिलेश यादव ही दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। आप सोचिए कि जो उन्होंने, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में होके आया हूँ विजन इंडिया का, मतलब वो कह रहे हैं कि आलोक जी, मैं किसी भी नेता को कमतर नहीं आंकता हूँ और ना कभी बहुत हम लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन अगर आप देखें 2024 में अगर प्रधानमंत्री मोदी का जो कहते हैं ना अजय रथ विजयी रथ जो रोके काम किया है, वो उत्तर प्रदेश ने किया है, और उत्तर प्रदेश में वो काम माननीय अखिलेश यादव ने किया है। अगर हमारे नेता के पास ये विजन है तो पूरे देश को उससे लाभ मिले, इसमें क्या बुरी बात है। लेकिन हाँ, हम फिर बता रहे हैं कि हम मीडिया के उस झाड़ पे चढ़ना नहीं चाहते हैं, हम उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं कि कौन किसकी टक्कर है। हम ये चाहते हैं कि इस देश का एक एक नागरिक वो विजनरी बने, इस देश का एक एक नागरिक उसको उत्तरदायी होना चाहिए सरकार के प्रति, इस सरकार को बताना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, और कम से कम उत्तर प्रदेश में ये जो बदलाव की हम लोग ने जड़ी लगाई थी 2012 से 17 के बीच में, जो विकास के पंख लगाए थे, उसी विकास के पंख को हम आगे लेके 2027 में विजन रखेंगे। हमारे ऊपर बहुत जातिवाद का बार बार आरोप लगता है, लेकिन हम फिर से बोलते हैं, हमारी लड़ाई किसी जाति, किसी धर्म से, किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारी लड़ाई विनाश से है। हमारी लड़ाई जो लोग देश को तोड़ते हैं, जो आपस में बांटते हैं, जो पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों का हक खा के उस पर बैठ जाते हैं, हमारी लड़ाई। अच्छा, एक सवाल अंत में और, साउंड चला जा रहा बार बार। पार्टी, समाजवादी पार्टी के विजन के साथ रहिए, हमारा साथ दीजिए। हम पॉजिटिव राजनीति करने के लिए जा रहे हैं, हम कोई भी निगेटिव राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि हम देश को नहीं, आगे ये तो बढ़ाते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मुझे अच्छी खासी मेरी उम्र हो गई है मीडिया में। मुझे 26, माफ कीजिएगा, अब मोटा मोटी 36 साल का अनुभव हो रहा है मीडिया में काम करते हुए। मुझे इतना विजनरी आदमी मैंने नहीं देखा था। कई लोग कहेंगे भाई व्यक्तिगत रूप से मैं भी तो देख रहा हूँ ना अखिलेश यादव को, जो विजन उन्होंने आज प्रस्तुत किया। आप सोचिए, विपक्ष का एक नेता कह रहा है कि युवा का माइंड, युवा के मन में किसी तरह का दुराग्रह नहीं रहता है, वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है उसके पास। तो उसको चैनलाइज करने के लिए विपक्ष में रहते हुए जो प्लान उन्होंने बनाया है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग को के सामने रखा, और जो एक बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो जरूरी होगा वो हम करेंगे। तो क्या क्या ये क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि देश का युवा पॉजिटिव चीजों को जुड़े और देश में नफरत का माहौल खत्म किया जाए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस देश को आगे ले जाने में युवाओं के साथ में मैं आधी आबादी की भी बात करूंगा। मुझे लगता है कि इस देश में महिलाओं में और में वो जो क्षमता है वो वाकई उभर के आ रही है। आज देश की आधी आबादी ने ये भी सिद्ध किया है कि हम किसी से कम नहीं है। तो युवाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के साथ में एक सोशल जस्टिस के माहौल लेके समाजवादी पार्टी देश को नया विजन देने जा रही है, और हम सब आपसे उम्मीद करते हैं कि 16 नवंबर को आप सब हमारे साथ होंगे और इस विजन को आगे लेके चलेंगे। चलिए सर, आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।